हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है? सब लोग एकदम मस्त, मजेदार, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, यहां से सब कुछ बढ़िया है, परफेक्ट है, फिट है। हम भी बढ़िया हैं, उम्मीद करते हैं आप भी एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। हम्म। चलिए, आज से नया टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है बहुपद। ठीक है जी। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। ये आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपको सिर्फ एक चैप्टर और पढ़ना है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति एंड दी एंड। ठीक है। एडवांस मैथ्स खत्म, मैथ्स खत्म। फिर अरिथमेटिक बचा है, तो उसकी तरफ हम चलेंगे। और जिन्होंने दोनों पढ़ लिया है उनको टाटा बाय बाय, खत्म, गया। ठीक है। तो इस वीक में शायद आपका मैथ्स का कोर्स कंप्लीट हो जाए, एडवांस का। और अगले हफ्ते से फिर जिन्होंने परसेंटेज रेशो के आगे पूरा बचा हुआ है, फिर उनको हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है भाई, फिर मजा आएगा आपको। और अच्छा, चलो एक बार मैं चेक कर लूंगा शर्मा जी, एक बार देख लेंगे। ठीक है भाई, किया जाए शुभारंभ। सब पढ़ाएंगे हमें, डोंट वरी, सब पढ़ेंगे। आप जब सोच लो कि मैं ऐसे ऐसे चैप्टर पढ़ा रहा हूं जो कोई नहीं पढ़ाता है, तो जो कॉमन चैप्टर है वो तो पढ़ेंगे ना। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई, एसआई, सब, नाव, धारा। हम्म। हाइट एंड डिस्टेंस सिलेबस में नहीं आता है आपके। आप बोलोगे तो उसका भी वीडियो में दे दूंगा, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं आता, उसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हम्म। देखो, आज नया चैप्टर है तो कितने सारे लोग आ गए। ठीक है। चलिए करें शुरू, फुल स्क्रीन करिए और ध्यान दीजिए इस चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है बहुपद। बहु यानी बहुत सारे, पद यानी पद, टर्म्स, जहां पे बहुत सारे पद हो, मल्टीपल टर्म्स हो, सो मेनी टर्म्स हो, दोज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, बहुपद। ठीक है। तो आपको यहां पे हम बहुत सारी चीजें समझाएंगे। आप ऐसे समझिए कि एक हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। फिर हम पढ़ेंगे बहुपद, फिर हमने पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण। तो इनमें मतलब क्या है इनका, है ना, वो सारी बातें हम यहां पर करेंगे। ओके। हम्म। चलो फुल स्क्रीन करो, बातें खत्म करो और आ जाओ जरा यहां पे। देखो, पहले आपको थोड़ा सा इसका बेसिक हम समझाते हैं। पहले आप जरा इसका बेसिक पढ़ लो, फिर हम प्रश्नों की तरफ चलेंगे। थोड़े इसमें बेसिक चीजें ज्यादा हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पद क्या होते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्म्स, है ना, टर्म। तो पद का मतलब क्या हो जाएगा? जो प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं, प्लस या माइनस से अलग अलग जो होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2x² प्लस 9, तो मैं आपसे पूछूंगा बताइए यहां पे कितने पद हैं, कितने टर्म हैं? तो आप कहोगे सर एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसको क्या कहेंगे? यहां पे सर दो पद हैं, है ना, टू टर्म्स हैं, दो पद हैं। बात समझ रहे हो? लेकिन सिर्फ प्लस या माइनस से ही काम चलेगा। अगर मैं कहूंगा कि 2x² इंटू 9, बताओ यहां कितने पद हैं, तो ये भाई साहब एक माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक। क्यों? क्योंकि ये तो गुणा हो जाएगा ना, तो ये तो 18x² बन जाएगा, तो ये एक पद माना जाएगा। जबकि यहां पे कितने पद माने जाएंगे? दो पद माने जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो प्लस या माइनस से ही पद डिसाइड होता है, उसी से हमें पता चलता है कि कितने टर्म्स हैं, कितनी सारी चीजें वहां पर हैं। अच्छा जी, तो फिर सवाल उठता है कि बहुपद क्या होता है ना।
बहुपद जिसके अंदर बहुपद हो, यानी बहुत सारे पद हो, बहुत सारे टर्म्स हो, उसे बहुपद बोल सकते हैं, है ना। भाई मैंने लिखा 3x² प्लस 9x माइनस 3, तो ये क्या है, ये बहुपद है, क्योंकि यहां पे कितने पद हैं, तो यहां पे 3 पद हैं, 3 टर्म्स हैं, तो ये आप समझ गए। फिर अगला सवाल आपका उठता है कि सर समीकरण क्या है। अब देखिए, एक हमारे पास है द्विघात समीकरण, एक क्या है, द्विघात समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। और एक हो जाता है आपका बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एक आपका क्या है, एक मैं यहां ग्रीन में लिख देता हूं, एक हो गया आपका क्या है, बहुपद। अब तीनों बातें समझना कि ये तीनों क्या होते हैं, है ना। देखो बेसिक, थोड़ा सा इसका बेसिक टर्म्स और सारी चीजें सीखना। तो द्विघात समीकरण क्या होते हैं कि भैया हमने कहा x² प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। जब भी इक्वल में 0 आ जाए तो इसे एक इक्वेशन या इसे एक समीकरण कहा जाता है। समीकरण में हमेशा LHS इज इक्वल टू RHS का केस बनता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बनता है, समझ में आ रहा है। लेकिन बीजीय व्यंजक और बहुपद में ऐसा नहीं होता, है ना। जैसे अगर हम 0 छोड़ दें, हमने कहा कि x², ठीक है, हमने क्या कहा कि x² प्लस 9x प्लस 20, ये क्या है, बराबर में 0 नहीं लगाया मैंने, तो ये एक बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है और ये एक बहुपद भी हो सकता है। मतलब इसमें इक्वल टू 0 नहीं आएगा। समझ रहे हो क्या बात में क्या बोल रहा हूं आपको, है ना। तो जहां पे इक्वल में 0 आ जाए वो एक समीकरण है। अब समीकरण हमेशा द्विघात नहीं होता है, समीकरण एक घात वाला भी होता है, रेखीय समीकरण भी होता है ना। अगर मैंने कहा कि x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, ये एक रेखीय समीकरण है, यानी सिंगल लीनियर इक्वेशन है, इसमें x की घात 1 है। अगर x की घात 2 हो जाए तो ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक है। अगर x की घात 3 हो जाए तो ये त्रिघात समीकरण है। तो समीकरण की पहचान क्या है, इक्वल टू 0। लेकिन बीजीय व्यंजक और बहुपद में इक्वल टू 0 नहीं होता। समझ आ रही है बात। लेकिन आप बोलोगे सर जब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है तो फिर अंतर किस बात का है, तो समझना, ये जो मैंने लिखा है P यानी पॉलिनोमियल और बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक इक्वेशन, क्या ये एक बहुपद है, हां। क्या ये बीजीय व्यंजक है, हां, दोनों केस में हां। लेकिन अगर मैंने लिखा कि x की घात 5/3 प्लस 9x प्लस 20, तो अब मैं आपसे पूछूंगा क्या ये बहुपद है, ना। क्या ये बीजीय व्यंजक है, हां। अब आप बोलोगे इनमें क्या अंतर आ गया सर, तो बहुपद का एक सिंपल सा नियम है। बहुपद ये बोलता है कि भैया मेरी घात हमेशा एक शुद्ध शाकाहारी संख्या होनी चाहिए, मतलब एक पूर्ण अंक होना चाहिए, दशमलव में घात नहीं होना चाहिए, भिन्न में घात नहीं होना चाहिए, माइनस में घात नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई घात आएगी तो वो बहुपद नहीं माना जाएगा। लेकिन वो बीजीय व्यंजक के कोई नियम नहीं है, कुछ भी दे दो हम सब खा लेंगे। लेकिन बहुपद को आप बोल सकते हो वो शुद्ध शाकाहारी है ना। उसे घात दशमलव में नहीं चाहिए, उसे घात भिन्न में नहीं चाहिए, उसे घात माइनस में नहीं चाहिए। भैया शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण आदमी है वो, सब कुछ साधारण चाहिए। लेकिन बीजीय व्यंजक को कुछ भी दे दो, द्विघात समीकरण को कुछ भी दे दो, लेकिन उसको 0 जरूर चाहिए। ये अंतर है इन तीनों में। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है भैया, चलो अब अगला सुन लो।
अगला आपको पता होना चाहिए दो प्रकार की राशियां, एक होती है चर राशि जिसे क्या बोलते हैं वेरिएबल्स, और एक होती है अचर राशि, राशि छोटी की मात्रा, अचर राशि जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। दो चीजें होती हैं। आपने अगर मैंने चैप्टर शुरू करा था तो देखो यहां आपका वेरिएबल एक्स और वाई को इन्होंने वेरिएबल बोला और 7 को इन्होंने क्या बोला, कांस्टेंट बोला, है ना। तो चर राशि में क्या आते हैं, यही सारे एक्स वाई ए बी, ऐसी कोई भी चीज है तो इसे कहेंगे चर राशि। लेकिन अचर राशियां क्या होती है, 5 7 9, ये सारी क्या है, ये सारी अचर राशियां हैं, कांस्टेंट हैं। समझ में आ रहा है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि अगर x प्लस वाई का मतलब 9 हो तो बताओ x का मान क्या हो सकता है, y का मान क्या हो सकता है। क्या बोला मैंने कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू 9 हो, देखो चर राशि यानी वेरिएबल्स मतलब इनका मान कुछ भी हो सकता है। भाई यहां पे क्या x और y का मान कुछ फिक्स हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि 1 और 8 को जोड़ने से भी 9 आ सकता है, 2 और 7 को जोड़ने से भी 9 आ सकता है, 3 और 5 को जोड़ने से भी 9 आ सकता है, 4 और 4 को जोड़ने से भी 9 आ सकता है, 5 और 4 को जोड़ने से आपका 9 आ सकता है, सॉरी 4 और 5 को जोड़ने से 9 आ सकता है, 5 और 4 को जोड़ने से 9 आ सकता है। तो यहां तो x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान कुछ भी हो सकता है। यही कहलाती है चर राशियां, है ना, कि उनके कोई फिक्स मान नहीं होंगे, आप कितने भी तरीके से उसको प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि 6 और 3 9, तो मुझे बताओ जब यहां 6 और 3 9 आ गया तो बात ही खत्म हो गई ना। 6 है तो 6 है, 3 है तो 3 है, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है कि भैया 6 और 3 दे दिया है तो कुछ और सोचना ही नहीं है। लेकिन यहां तो तुम कुछ भी सोच सकते हो, या तो माइनस में भी जा सकते हो, है ना। अगर मैं कहूंगा तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि x का मान -1 हो, y का मान 10 हो, तो 10 में से 1 गया 9, ये भी तो हो सकता है। तो यहां तो सोचने को कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन यहां कुछ नहीं सोचना तुम्हें, क्योंकि उन्होंने क्लियर बोल दिया कि 6 और 3। कहां गलत हो गया, अरे ठीक है यार 6 कर लो, ठीक है। तो यहां पे कुछ भी हो सकता है, किसमें, चर राशियों में, लेकिन अचर में फिक्स है कि 6 और 3 9 यानी 9। कुछ भी तुम्हें इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। बात समझ में आ रही है। और ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना, इसी को बीज गणित बोलते हैं। यही क्या होता है, बीज गणित होता है, जो हम पढ़ के आए हैं एलजेब्रा। दिस इज नोन एज एलजेब्रा। और ये क्या कहलाता है पता है, ये कहलाता है अंक गणित, है ना। ये कहलाता है बीज गणित, ये कहलाता है अंक गणित। ये डिफरेंस होता है बीज गणित और अंक गणित में। क्लियर है। ओके भैया, क्लियर, कोनो दिक्कत परेशानी। चलो अब अगली चीज आपको हम सिखाते हैं, जो है बहुपद के नियम, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, रूल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये बहुपद को ना ऐसे लिख देते हैं, बहुपद यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, बहुपद एक्स आगे आएगा ही लिखा हुआ। अगर ऐसा कहीं लिखा मिले ना तो समझ लेना वो बहुपद की बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो बहुपद का मतलब आप समझ गए, बहुपद यानी जिसमें बहुत सारे पद हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुपद को पहचानना कैसे है, अब मैं आपको फिर से वो चीज समझा रहा हूं और प्यारे तरीके से सुन लेना। बहुपद का पहला नियम होता है कि इसमें LHS इक्वल टू RHS नहीं होता, है ना, क्योंकि अगर वो लगा दिया तो तुमने उसको समीकरण बना दिया ना, तो वो नहीं होता। और दूसरा,
चर राशियों की घात, चर राशियों की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है। समझ रहे हो बात? पहला क्या हो गया कि एलएचएस और आरएचएस नहीं होते हैं और चर राशियों की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है ना। चर राशि को अभी बताया था मैंने, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स की जो पावर है वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, यानी धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। समझ रहे हो क्या बात? अब धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं जी? आपने नंबर लाइन पढ़ी है क्या? नंबर लाइन में यह होता है 0, इधर आओगे तो माइनस और इधर जाओगे तो प्लस, है ना। तो 0 के इस तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। भाई पूर्णांक मतलब क्या हो गया? 0 से लेकर अनंत तक, लेकिन धनात्मक बोलेंगे तो +1 से लेकर अनंत तक, ऋणात्मक बोलेंगे तो -1 से लेकर अनंत तक। तो चर राशियों की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है। सिर्फ ये दो पहचान है आपकी बहुपद को पहचानने की। और कई बार क्वेश्चन मात्र इतने आते हैं कि 4 ऑप्शन देते हैं और बोलते हैं इसमें से बहुपद पहचानिए या इसमें से कौन बहुपद नहीं है वो पहचानिए। करेंगे अपन ऐसे सवाल जो परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। हां, क्लियर है बात? शून्य को बोल सकते हैं अपन लोग, ठीक है। चलो अब कुछ एग्जाम्पल देख लें। मुझे आप पहली बात बताइए, मैंने कहा कि 3x² + 7 क्या ये बहुपद है? हां, क्योंकि ये है। लेकिन मैंने कहा 3x की पावर -2 + 7 क्या ये बहुपद है? ना। फिर मैंने कहा 3x की पावर 5/9 + 7 क्या ये बहुपद है? ना। फिर मैंने कहा कि 3x की पावर 1.5 + 7 क्या बहुपद है? ना। ये सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, ये सारे बीज गणितीय व्यंजक हैं, लेकिन इसमें बहुपद केवल एक ही है। आई बात समझ में या नहीं आई? है ना। तो घात दशमलव में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, प्लस पूर्णांक होनी चाहिए। दिस इज हाउ विल आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स। क्लियर है बात? ओके। ऊपर से जा रहा है, हे प्रभु इस लड़की की रक्षा करना। अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, इसमें ऊपर से जाने लायक है क्या? और अगर ये ऊपर से जा रहा है तो बंद कर दो, ठीक है। अभी तो चैप्टर शुरू ही नहीं करा। इतने प्यारे तरीके से तुम्हें कोई नहीं बताएगा, है ना। यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो देख लेना, मैंने आपको पता है मैं गड्ढा खोद के पढ़ाता हूं। आपको जहां से पढ़ाना चाहिए उससे भी 100 फीट नीचे जाके मैं उठाता हूं, है ना। लोग इस यहां से तो शुरू ही नहीं करते, कहीं और से ही चालू करते हैं। और अगर इतना समझ में ना आए तो फिर बहुत खतरनाक बात है ये, ठीक है। इसमें मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा टीचर की गलती है, क्योंकि कुछ पढ़ाई ही नहीं है। अब भैया घात धनात्मक होनी चाहिए और बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मैं पिछले आधे घंटे से बस ये दो ही बात बता रहा हूं, ये भी समझ ना आए तो फिर तो बहुत गंभीर समस्या है ये, ठीक है। हाँ, चलिए अब देखते हैं अगला, बहुपद के प्रकार। क्या देखेंगे हम? प्रकार, यानी टाइप्स। अब टाइप्स भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो अभी हम देखेंगे पदों के आधार पर। पदों के आधार पर इंग्लिश में कहेंगे बेस्ड ऑन टर्म्स, है ना। बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर, है ना, टर्म्स के आधार पर हम देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं।
ओके। चलो, तो पहला होता है एक पदीय बहुपद, ठीक है। दूसरा होता है आपका द्विपदीय बहुपद, और ये बढ़ता जाएगा ना। फिर तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका त्रिपदीय बहुपद, एंड सो ऑन, ये आगे आपका बढ़ता जाएगा। और अंत किस पे आएगा? वो होगा बहुपद, है ना। बहुपद का मतलब ही होता है जिसमें बहुत सारे पद हो सकते हैं। समझ रहे हो बात? देखो, इसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल, ठीक है। इसको बोलेंगे बाइनोमियल, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, और इसको कहेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। मोनो मतलब एक पद, बाई मतलब द्वि, ट्राई मतलब त्रि, पॉली मतलब मल्टीपल, बहुत सारे पद। समझे बात को? ठीक है। इसको हम एक भाषा में और क्या बोल सकते हैं? तीन से अधिक पद, तीन से अधिक पद, मोर देन 3 टर्म्स, तीन से अधिक पद। अब देखिए उदाहरण की बात करते हैं। एक पदी बहुपद यानी क्या हो जाएगा? भाई मैंने कहा 2x, ठीक है। क्या ये एक पद है, सिंगल टर्म है? हां। अच्छा ये बताओ कि क्या केवल मैं लिख दूं 8, कोई भी संख्या लिख दूं, क्या ये एक सिंगल पद है? हां। आप बोलोगे सर ये तो एक संख्या है। नहीं भैया, देखो मुझे बताओ कि 8 की इंटू एक्स की घात 0, हर अचर राशि के साथ, कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल जरूर होता है, लेकिन वो दिखता नहीं। ये जो 8 है ये एक्चुअल में 8 इंटू एक्स की पावर 0 है, और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है, और इसीलिए 8 इंटू 1 क्या होता है? 8। तो जो आपको 8 दिख रहा है एक्चुअल में उसके साथ एक चर राशि है जिसकी घात 0 है और वो 1 बन रही है, इसलिए वो क्या है? 8 है। समझ रहे हो? रेखीय बहुपद नहीं होता है, ठीक है। और अगर होता है तो क्या होता है बताएंगे, आराम से चलने दो। अभी रेखिक एक बार के लिए बोल सकते हैं उसको करेक्ट, लेकिन अभी मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा आगे। समझ में आई बात? तो यहां पे इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमने कहा 4x3, ये सब एक एक पद हैं, तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए? एक पदीय बहुपद के। अब आते हैं अपने बाइनोमियल पे। तो हमने कहा भैया 2x प्लस 8 ये द्विपद है, हमने कहा 4x³ प्लस 8 ये द्विपद है, तो ये क्या हो गए? द्विपद हो गए। प्लस लगा लो माइनस लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। त्रिपदी क्या हो जाएंगे? तो हमने कहा 3x² माइनस 2x प्लस 1, ये 3 पद हैं, 1 2 3। और मोर देन 3 कितने भी आ जाएं वो सब क्या कहलाएंगे? वो पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, है ना। हमने कहा 4x की पावर 4 माइनस 3x का क्यूब प्लस x² प्लस 9। अब ये क्या है? यहां 4 पद हैं, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? 4 पदों वाला बहुपद या बहुपद बोल दो, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा घात सीक्वेंस में जमा हो, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। ये क्या है? ये भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 4x8 3x³ कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। अब अगला देखते हैं जो एक बहुत जरूरी है। इसको कभी घात बोलते हैं, कभी कोटि बोलते हैं, है ना।
और इसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है, और इन सब का मतलब होता है मैक्सिमम, या दूसरे शब्दों में कहूं तो हाईएस्ट पावर, और शुद्ध हिंदी में कहें सबसे बड़ी घात। ठीक है, कभी कभी आपसे सिर्फ इतना बोला जाएगा कि भैया ये एक बहुपद है, इसकी कोटि बताओ, है ना, इसकी घात बताओ, इसकी डिग्री बताओ। तो कुछ नहीं करना है, इसका मतलब होता है सबसे बड़ी घात। मैंने आपसे कहा, चलो यहां बता देता हूं, मैंने आपसे कहा कि 2x² + 9 की कोटि बताइए या घात बताइए या डिग्री बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी घात किसकी? चर राशि की। चर राशि की सबसे बड़ी घात यानी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर आपको बतानी है। चर राशि की सबसे बड़ी घात, तो यहां सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, यह आपका आंसर है। ठीक है, मैंने कहा 4x⁸ - 9x⁴ +3 की कोटि बताइए। तो अब यहां क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर आंसर इज 8। बस इतना सा होता है ना। सबसे बड़ी घात, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज नोन एज घात, कोटि या डिग्री। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो इसके साथ आपको एक चीज और बता दूं क्या? एक बात आपको और बता देता हूं, जिसका नाम होता है गुणांक। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट या गुणांक, है ना। क्या होते हैं भैया गुणांक? जैसे मैंने कहा 2x² - 9x +3 में आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ यहां पे चर राशि का गुणांक क्या है। ठीक है, आपसे मान लीजिए मैंने पूछा कि बताओ यहां x² का कोएफिशिएंट क्या है, x² का गुणांक क्या है। तो गुणांक का मतलब होता है, आप बोल सकते हो कि चर राशि के साथ, जो वेरिएबल्स के साथ जो अचर राशि आती है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसे बोलते हैं गुणांक। जैसे गुणांक मतलब ये हो रहा है 2 × x²। तो चर राशि के साथ कौन सी अचर राशि आ रही है? तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 2 हो गया। मैं बोलूंगा x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका -9। x का गुणांक क्या हो जाएगा? -9। समझ में आ रही है बात? गुणांक यानी कोएफिशिएंट, है ना। अचर, चर राशि के साथ कौन सी अचर राशि आ रही है, बस वो हो जाएगा, है ना। और ये क्या है? ये 3 भी अपने आप में क्या है? ये अपने आप में x⁻0 है। बस वो x⁻0 दिखता नहीं है अपने को, लेकिन इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3। जरूरत पड़ने पे हम इसको भी लेंगे। समझे? बिल्कुल। यहां तक सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? चलो, अब अगला हम देखते हैं, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसे बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स या शून्यक। क्या देखेंगे हम? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी शून्यक, बहुपद के शून्यक। अब आप इसको समझें, इसका मतलब क्या होता है? आसान भाषा में कहूं तो चर राशि का वह मान, चर राशि का वह मान जिससे
पूरा बहुपद शून्य हो जाए, चर राशि का वह मान जिससे पूरा बहुपद शून्य हो जाए, है ना। चर राशि मतलब क्या हो गया, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स की वो वैल्यू जिससे पूरा बहुपद क्या बन जाए, शून्य बन जाए, है ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बहुपद को जीरो बना रहे हैं। ठीक है, आपने कभी ध्यान दिया है, मैंने आपको जब द्विघात समीकरण पढ़ाया था तब मैंने बोला भी था, जैसे आप बोलते हो कि सर एक्स स्क्वायर, पहले द्विघात समीकरण का उदाहरण समझना, उससे आप कनेक्ट कर पाओगे। मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो आप जब इसको हल करते थे तो आप बोलते थे सर 4 और 3 ले लेते हैं, क्योंकि 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 आपका 7 हो जाएगा, और 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हाँ या ना, इतनी बात समझे या नहीं समझे। अगर 4 और 3 हम यहां पे लेते हैं तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, और 4 और 3 का अगर आपने गुणा करा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहां पे अगर इसके चिन्ह बदलते थे, ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं x की जगह -4 रख दूं या x की जगह -3 रख दूं तो ये पूरा समीकरण पता है क्या बन जाएगा, जीरो। आप करके देख लेना भले, है ना। अगर x की स्क्वायर की जगह 4 रखूं तो देखो 4 का वर्ग 16, माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 7 गुणा -4 ये आ जाएगा -28 प्लस 12, 16 12 28 में से 28 गया, जीरो आ गया। आप चाहो तो -3 रख लेना, आंसर सेम आएगा। समझ में आया। तो ये द्विघात समीकरण के जीरोज हैं, है ना, यानी ये एक्स के वो मान हैं जिनको रखने से पूरा बहुपद क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, सॉरी पूरा समीकरण जीरो बन जाएगा। वही स्थिति यहां होती है जिसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब क्या हो जाता है कि वे मान जिनको रखने से आपका पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, तो यहां कुछ नहीं करते। जैसे मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा कि भैया एक हमारे पास बहुपद है 2x प्लस 10, क्या ये बहुपद है, हां। कितने पद वाला है, 2 पद वाला है। अब मैं बोलूंगा इसके शून्यक बताओ, इसके जीरोज बताओ, है ना। मतलब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि यहां पे मैं x की जगह क्या रखूं कि ये पूरा बहुपद जीरो बन जाए। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि हम इस बहुपद को क्या बनाना चाहते हैं, हम इस बहुपद को जीरो बनाना चाहते हैं। समझ में आया। अब हल करो तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो x बराबर, सॉरी माइनस का 10, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5। तो मैं कहूंगा कि इस बहुपद का जो शून्यक होगा, जीरोज होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, -5 आएगी। आ रही है क्या बात समझ में, है ना। अगर मैं यहां पर x की जगह -5 रख दूं, 2 गुणा -5 प्लस 10, तो 5 दूनी 10, और ये आ गया 10, 10 में से 10 गया, क्या आ गया आपका, जीरो। मतलब भैया इस बहुपद में अगर x की वैल्यू -5 रख दी जाए तो आपका पूरा बहुपद क्या बन जाएगा, आपका पूरा बहुपद शून्य बन जाएगा। बस यही बात हम आपको समझा रहे हैं, इसी को बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी ऐसी चर राशि का, वेरिएबल्स का वो मान जिससे पूरा बहुपद जीरो हो जाए, वो आपका आंसर आ जाएगा। अरे छत में छेद नहीं हुआ है, इस बोर्ड के जस्ट ऊपर एसी है और उससे पता नहीं कहां से पानी टपक रहा है, लेकिन वो बंद हो गया, तो कुछ 2-3 बूंदे गिर गई थी और कुछ नहीं था। आया समझ में। सब बताएंगे, है ना, जरा ठंड रखा करो। 3 पद वाला बता दो तो 3 घात वाला, तुम्हें अभी एक सवाल दे दूंगा तो रोते फिरोगे। बातें बड़ी बड़ी करवा लो कि सर ये बता दो वो बता दो, थोड़ी सी शांति रखा करो जरा, बार बार टीचर मत बना करो तुम। आया क्या भैया समझ में, हाँ या ना बोल दो जल्दी से,
जीरोस का मतलब समझ गए, ऐसा मान रखो कि पूरा बहुपद जीरो हो जाए, है ना। चलो क्लियर। हम्म। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूंगा कि 2x प्लस 10 में डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे डिग्री मतलब अधिकतम घात, तो अधिकतम घात कितनी है, एक है, ठीक है। और अगर मैं कहूंगा कि इसमें जीरोस कितने आएंगे, तो आप बोलोगे सर एक आएगा। अब यहां देखो, यहां जीरोस का मतलब क्या है, -5, यानी अगर मैं -5 रख दूंगा तो पूरा बहुपद जीरो बन जाएगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे क्या आप कुछ और रख के पूरे समीकरण को जीरो बना सकते हो, नहीं। एक्स की जगह सिर्फ और सिर्फ -5 आएगा, तभी आप क्या कर सकते हो, जीरो बना सकते हो। -5 की जगह कुछ भी नहीं रख सकते, मतलब एक ही संख्या आएगी जिसको रखने से जीरो बनेगा। तो यह बात समझ में आई, और आगे सुनना मेरी बात। अगर मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हम जब इसको हल करेंगे एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें x के दो मान मिलेंगे, -4 और -3। -4 और -3 का मतलब क्या है कि अगर आपने यहां पे x की जगह -4 रखा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, -3 रखा तो भी जीरो हो जाएगा। तो मुझे इससे फिर दो बातें समझ में आई। मैं आपसे कहूंगा कि इस बहुपद की डिग्री बताओ, तो आप बोलोगे 2। डिग्री मतलब सबसे बड़ी घात। मैं कहूंगा इस बहुपद के जीरोस बताओ, तो आप बोलोगे 2। 2 का मतलब क्या है कि यहां पे दो ऐसे मान हो सकते हैं जिनको रखने पे क्या आ जाए, पूरा बहुपद जीरो आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सबसे बड़ी घात 1 है तो जीरोस भी कितने आएंगे, एक ही आएंगे, एक ही वैल्यू आएगी जिससे पूरा बहुपद जीरो हो जाए। अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो वहां पे जीरोस कितने आ सकते हैं, वहां पे आपके जीरोस भी 2 आ सकते हैं, मतलब डिग्री और जीरोस दोनों इक्वल चलेंगे। और एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, है ना, एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं। मैंने आपसे कहा, मान लो कोई इस प्रकार का समीकरण है कि 3x की पावर 3 प्लस 9x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 ये एक बहुपद है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ इसकी डिग्री क्या है, तो आप कहोगे कि सर इसकी डिग्री यानी सबसे बड़ी घात क्या है, 3। तो यहां जीरोस भी कितने आएंगे, 3, यानी एक्स के यहां पे 3 मान आ सकते हैं जिनको रखने से पूरा बहुपद शून्य बनाया जा सके। समझे कि नहीं समझे? जितनी डिग्री उतने जीरो। अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो एक्स के 2 मान आएंगे, सबसे बड़ी घात 3 है एक्स के 3 मान आएंगे, सबसे बड़ी घात 8 है एक्स के 8 मान आएंगे। जितनी डिग्री उतने जीरोस, यानी उतने मान संभव हैं जिनको रख के आप बहुपद को शून्य बना सकते हो। आया समझ में? हाँ ठीक है, अब आगे सुनो मेरी बात। अब हम फिर से बहुपद के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, घात के आधार पर, घात के आधार पर, इंग्लिश में कहेंगे बेस्ड ऑन डिग्री, है ना, या बेस्ड ऑन पावर, घात के आधार पर या बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहला यहां पे होगा शून्य बहुपद। क्या होगा? शून्य बहुपद। दूसरा यहां पे होगा अचर बहुपद, अचर बहुपद।
तीसरा कोई पूछ रहा था रेखीय बहुपद या रेखिक बहुपद, वो अब यहां आएगा। ठीक है, शून्य बहुपद यानी जब पॉलिनोमियल्स या जो आपका बहुपद है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम इसको कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल्स, है ना। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स। समझ रहे हो, है ना। शून्य बहुपद जब आपका बहुपद किसके बराबर हो जाए, जब जब आपका बहुपद जीरो के बराबर होगा तो हम उसे कहेंगे शून्य बहुपद। ठीक है, जब आपका बहुपद किसी अचर राशि के बराबर हो, जैसे पूरे बहुपद को हल करने पर 8 आया, एक अचर राशि आ गई, तो यह क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल या अचर बहुपद। समझ में आया। और जब रेखीय बहुपद क्या हो जाएगा, रेखीय बहुपद का आपको पहले तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट समझना पड़ेगा। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, यह हमेशा आएगा। रेखीय बहुपद जो है वो हमेशा ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में आएगा, और रेखीय बहुपद की डिग्री हमेशा एक आएगी, और इसके जीरोस भी हमेशा कितने आएंगे, एक। रेखिक लीनियर सिंगल हाईएस्ट पावर एक रहेगी, और कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, है ना। मैंने कहा 2x प्लस 8, ये क्या है, ये एक रेखीय बहुपद है। हाईएस्ट पावर एक से x के मान भी कितने आएंगे, एक ही आएगा, उसमें एक ही जीरोस आएगा। आया समझ में। ठीक है, यहां तक सब कुछ ओके है। चलो, अब इसका मतलब यह हुआ कि द्विघात बहुपद भी हो सकता है, द्विघात बहुपद भी हो सकता है, त्रिघात बहुपद भी हो सकता है, और यह तो और आगे भी बढ़ सकता है ना। यह हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यह क्या हो जाएगा, त्रिघात यानी 3 घात वाला हो जाएगा। ठीक है, और 3 घात को हम यहां पे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 घात वाला बहुपद। तो देखो, इनके एक स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। मैंने क्या कहा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यह हमेशा ए एक्स इंटू बी के फॉर्म में होगा। यह हमेशा किस फॉर्मेट में होगा, यह होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। 3 घात वाला है तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इस फॉर्म में होगा। आया समझ में। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे हर द्विघात बहुपद की डिग्री क्या होगी, हर द्विघात बहुपद की डिग्री सबसे बड़ी घात 2 होगी, और वहां पे जीरो के कितने मान होंगे, 2 होंगे, यानी 2 मान से आप जीरो बना सकते हो। हर त्रिघात बहुपद की डिग्री कितनी होगी, हर त्रिघात बहुपद की डिग्री 3 होगी, और यहां जीरोस कितने होंगे, तो वो भी 3 होंगे, यानी 3 मान हो सकते हैं। आई बात समझ में। तो हमने कहा कि भैया 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, क्या ये बहुपद है, हां। और ये कौन सा बहुपद है, द्विघात, क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है, तो यहां x के 2 मान आएंगे, जिससे हम इसको 0 बना सकते हैं। यहां पे ले लो आप कुछ भी, हमने कहा 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 या -3, तो क्या ये है बहुपद, हां, ये त्रिघात हो गया। सबसे बड़ी घात 3 है, और जीरोस भी 3 आएंगे। ये हो गई अपनी मुद्दे की बात। ठीक है, चलो अब एक बात और सुनो, एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -3, क्या ये
एक बहुपद है। अब आप बोलोगे कि सर आपने कहा कि ये हमेशा इस फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना, लेकिन भाई इसके हिसाब से क्या है कि हमेशा कितने पद आने चाहिए? चार, हमेशा चार पद आने चाहिए। तो सर यहां तो चार पद हैं तो ठीक है, लेकिन सर यहां तो तीन ही पद हैं। आप बोल रहे हो कि हमेशा किस, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो हमेशा ऐसे रहेगा, लेकिन सर यहां तो कुछ गायब है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे क्या हो रहा होगा, +0 × x⁻1 -3 × x⁻0, है ना, ये ऐसा चल रहा है। मैं आपको अगर और समझाऊं तो देखो, ये आपका क्यूब है, ये आपका स्क्वायर है, आपको इससे दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो d के साथ अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब d × x⁻0 है। x⁻0 का मतलब 1 होता है, और उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब यहां 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। अब हो सकता है कि x की घात तो 1 रही होगी, लेकिन यहां c की वैल्यू क्या है? 0। अचर राशि 0 हो गई। अगर अचर राशि 0 हो गई तो 0 का गुणा आप किसी से भी करोगे 0 ही आएगा, और ये पूरा आपका 0 बन जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं, तो केवल ये बच जाएगा। तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो चीज गायब है। वहां पे अगर अचर राशि 0 हो गई, कांस्टेंट वैल्यू 0 हो गई, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, इसलिए वो पद हट जाएगा, उसको लिखेंगे नहीं। तो हम कहेंगे कि ये क्या बन गया, ये केवल -3 है। लेकिन ये बिल्कुल, इसके अंदर कितने पद हैं? इसके अंदर 4 पद हैं। अब एक पद नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? मैंने आपको बता दिया। समझे बात? जैसे मान लो मैंने कहा 7x⁻7, या चलो 5 ले लो, +2x⁻2 ले लो, या 3x⁻2 ले लो, +4 ले लो, है ना। अब अगर इसको हम देखेंगे, आपने देखा कि सबसे बड़ी घात क्या है? 5, यानी 5 पद आएंगे, 5 अलग अलग पद आएंगे। अब समझना कैसे। सबसे पहले आएगा x⁻0, फिर आएगा x⁻1, फिर आएगा x⁻2, फिर आएगा x⁻3, ठीक है, फिर आएगा x⁻4, और फिर आएगा आपका x⁻5। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ये हो गए। लेकिन अब अगर हम यहां पे देखें तो ये क्या है? 4 गुणा, तो 1 ये हो गया। अब भैया x⁻0 गायब है, यानी यहां पे 0 आया होगा। फिर ये क्या है? 3 गुणा है, तो ये आ गया होगा। फिर x⁻3 गायब है, यानी ये 0 रहा होगा। फिर ये भी 0 रहा होगा, और ये क्या रहा होगा? 7। तो ये ऐसे बन गया। तो आपका ये हट गया, ये हट गया, और ये हट गया। तो केवल कितनी चीजें बची आपके पास? 3 चीजें बची। ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। शुरुआत 0 से होगी, 0 1 2 3 4 5, ओके। लेकिन ये है ही नहीं, इनकी अचर राशियां 0 हैं, तो पूरा उनको लिखने से मतलब ही नहीं है। हम्म आया समझ में? देखो, नीचे प्लस माइनस आए उससे फर्क नहीं पड़ता, घात का बोला था हमने, है ना। कोई बोल रहा है कि सर यहां माइनस आ गया तो ये बहुपद कहां से हुआ? अरे भैया, तुम्हें घात का बोला है, घात में माइनस प्लस भिन्न दशमलव नहीं आना चाहिए, बाकी कहीं भी आए चलेगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए आई थिंक इतना पर्याप्त है। कल से हम प्रश्न चालू करेंगे। जैसे एक प्रश्न देखते हुए चले जाओ आप, है ना। ये एक प्रश्न है, आपसे बोला है कौन सा बहुपद रेखीय बहुपद है ना। कौन सा बहुपद रेखीय बहुपद है, बताना जरा। यहां पर ना ये नहीं आएगा,
थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ है। कौन सा बहुपद रेखीय बहुपद है ना? तो बहुपद में पहली बात होती कि इक्वल में 0 नहीं होता, तो ये बहुपद नहीं हो सकता, घात भिन्न में है। यहां पे 1/x है, यानी ये x की घात -1 हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। यहां पे 0 आ गया, ये हो नहीं सकता। तो केवल एक ही आंसर आएगा, x -5। अगर किसी एक में 0 लगाना पड़ेगा ना, रेखीय बहुपद यानी सबसे बड़ी घात क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये। तो बहुत इजी चैप्टर है। अभी आपने थ्योरी पढ़ी है, इसलिए आपका सिर गोल गोल